आज की वीडियो में हम हिंदी भाषा का उद्भव और उसके विकास का अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। हिंदी का भाषा का जो विकास हुआ वो शौरसेनी, खास, अर्धमागधी, मागधी आदि अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। दरअसल जो अपभ्रंश भाषा थी, लिखित तो उसका एक ही रूप था जिसमें साहित्य लिखा जा रहा था, लेकिन बोलचाल की भाषा में कई अपभ्रंश प्रचलित थी, जिनमें से शौरसेनी, खास, मागधी, अर्धमागधी और भी अनेक थी, ब्राचड़ वगैरह। वो कई बोलचाल की अपभ्रंश चली हुई थी, उन्हीं में से हमारी हिंदी का विकास हुआ। जो ये बोलचाल की अपभ्रंश थी, इनका विकास का जो आभास था, जो हमें वास्तव में उसका साहित्य प्रमाणित मिलता है, यानी कि जो ये अपभ्रंश मैंने अभी बताया, इनसे जो हिंदी का विकास हुआ, उसके प्रमाण हमें जो साहित्यिक रूप में मिलते हैं, वे तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास मिलते हैं। लेकिन बोलचाल की जो ये हिंदी है, जिसके प्रमाण हमें 1000 ईस्वी के आसपास मिलते हैं, ये उससे काफ़ी पहले से प्रचलित थे समाज में। लेकिन हमें उसका प्रमाण इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसमें साहित्य नहीं लिखा गया था उस हिंदी में, जो अपभ्रंश से धीरे-धीरे विकसित हो रही थी। और ये एक सत्य है कि किसी भी भाषा में जो अ, साहित्यिक रचना लिखी जाती है और आरंभ होती है, उसमें साहित्य तभी लिखा जाता है जब उसका विकास हो चुका होता है और वो मनुष्य के सभी भावों को वहन करने में, यानी कि भावों की अभिव्यक्ति में जब पूरी तरह से समर्थ हो जाती है। इसलिए जब ईसा की 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य के हमें दर्शन होने लगते हैं, तब हमें यह समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि इससे पहले ही हिंदी का उद्भव, यानी कि हिंदी की उत्पत्ति हो चुकी थी। हिंदी के आरंभिक रूपों का आभास जब हमें तलाशते हैं, तो हमें सबसे पहले जो अपभ्रंश भाषा के विद्वान थे, हेमचंद्र, उनकी एक पुस्तक है हेमचंद्र शब्द अनुशासन। उसमें जो उदाहरण दिए गए हैं हिंदी में, उनसे मिलता है। उसी से हमें ज्ञात होता है कि उस समय हिंदी में वे सारी ध्वनियाँ विकसित हो गई थी, जो तत्कालीन पश्चिमी अपभ्रंश में भी विद्यमान थी। जैसे संस्कृत के श, जिसे शैशलजम और षषटकोण के स्थान पर तत्कालीन हिंदी में स ध्वनि का प्रचार हो गया था। जैसे सागर, सरसों, साहित्य, जो ये सा सपेरा वाला जो सा होता है, छोटा सा, इसका प्रचार उस समय था। और ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि जो हेमचंद्र शब्द अनुशासन है, उसमें सा ध्वनि हमें मिलती है। उस समय हिंदी में ह्रस्व स्वर ए और ह्रस्व स्वर ओ का प्रचार था, जो ध्वनियाँ कालांतर में लुप्त हो गई। इनकी ओर हेमचंद्र ने भी संकेत किए हैं। ए से मतलब कि ए बोला तो जाता था, जैसे एक, एकता, एकादश, इस तरह। और ओ जैसे और, ओस, ये बोली जा रही थी उस समय। लेकिन एक ये भी सच था कि उस समय देवनागरी लिपि में ए का चिन्ह नहीं था। जैसे अब हम एक लिखते हैं, एकता लिखते हैं, एकादश लिखते हैं, और भी ऐसे अनेक शब्द हैं, तो हमारे पास ए एक अलग से वर्ण लिपि में है, चिन्ह है लिपि का। लेकिन उस समय इसका उच्चारण तो होता था, पर लिपि में चिन्ह नहीं था। ना ओ का था, ना ही ए का था। अब इसका पता कैसे चलता है कि जब छंद शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उस समय जो लिखा हुआ था, तो उस समय जैसे एकादश में 6 मात्राएं ना होकर 5 मात्राएं मानी गई हैं। और वो इसलिए मानी गई हैं क्योंकि जो ये ए है, इसको हम ह्रस्व स्वर मान रहे हैं। तो 6 है मात्र, 6 इसलिए नहीं माने। जैसे ए जो एकादश की अगर हम मात्राएं गिनते हैं, ए एक मात्रा, का की 2 मात्रा क्योंकि वो द्वर्ग दीर्घ है, और दा की एक मात्रा और श की एक मात्रा। तो इसमें 5 मात्राएं मान ली गई। लेकिन अब जब हम इनकी मात्राएं गिनते हैं, तो हम इनकी 2 मात्राएं ही गिनते हैं। ऐसे ही ओ की हम 2 मात्राएं गिनते हैं, लेकिन उस समय 1 मात्रा गिनी जाती है, जिससे 2 शब्द में 3 मात्राएं ना मानकर 2 मात्राएं मानी गई हैं। एक तो 2, और एक ओ ऊ की। तो इसको, लेकिन अभी हम इसमें मात्राएं कितनी मानते हैं? 3।
छोटे ऊ की एक मात्रा और बड़े ऊ की 2 मात्रा। लेकिन उसमें क्योंकि 2 जो है ये इसकी भी एक ही मात्रा मानी गई और ऊ की एक मात्रा मानी गई, तो इसमें 2 ही मानी गई। ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो दीर्घ स्वर होता है उसकी 2 मात्राएँ गिनी जाती हैं और जो लघु स्वर होता है इसकी 1 मात्रा मानी जाती है। तो उस समय ये स्वर तो थे, तो 2 चीज़ें नहीं थी, एक तो इनका लिपि चिन्ह नहीं था, जैसे हमारे पास ओ से ओला एक अलग अलग लिपि चिन्ह है, ए से एडी इसका एक अलग लिपि चिन्ह है। उस समय चिन्ह नहीं थे, उच्चारण थे। दूसरा क्या था कि उस समय ए को और ओ को दीर्घ स्वर ना मान के ह्रस्व स्वर माना जाता था, यानी लघु मात्रा मानी जाती थी, लघु स्वर माना जाता था, जबकि अब हम इनको दीर्घ स्वर मानते हैं। और क्या था उस समय? अभी हम पढ़ रहे हैं कि हिंदी का उद्भव अपभ्रंश से कैसे हुआ था, यानी कि अपभ्रंश में जो चीज़ धीरे धीरे बदली जा रही थी वही हमारी धीरे आगे आगे हिंदी में परिवर्तित होती गई, यानी कि हिंदी मान आगे हिंदी का विकास होता गया। तो उस समय हिंदी में सानुनासिकता की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। जैसे चंद्र, चंद्र का चांद हो गया, खंभ का खांब हो गया। तो उस समय अनुनासिकता मतलब चंद्र बिंदु। इसके साथ ही को, से, सो, ते, का, के, की में आदि प्रसर्गों का प्रयोग होने लगा था। ये प्रसर्ग मतलब अंग्रेज उसमें संस्कृत में इसे विभक्ति बोलते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे के समझाऊं, जैसे राम को, तो जो ये को लगता है जिसको कारक चिन्ह भी बोलते हैं, इन्हीं को प्रसर्ग बोलते हैं। तो उस समय आप जब संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में देखते हैं कि उसमें विभक्ति अलग नहीं होती हैं, जैसे रामाय, रामस्य, तो उसमें जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन और हिंदी में भी शुरू शुरू की जब हिंदी देखते तो उसमें प्रसर्ग अलग नहीं लिखे जाते थे, जैसे राम को संस्कृत में रामस्य, राम का, और इसी तरह से हिंदी में भी राम का एक साथ लिख दिया जाएगा, रामस्य और राम का। लेकिन जब हमारी हिंदी का धीरे धीरे उद्भव हुआ प्रसर्ग इस अपभ्रंश से, तो उसमें ये प्रसर्ग अलग अलग लिखे जाने लगे थे। पहले तो प्रसर्ग थे ही नहीं और धीरे धीरे फिर अब अलग लिखे जाने लगे हैं। शुरू में ये एक जगह लिखे जाते थे, जैसे मैंने अभी बताया रामश एक जगह लिखा जाता है, श को अलग नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से राम का, इसको भी अलग नहीं लिखा जाता था, अब अलग लिखा जाता है। लेकिन प्रसर्ग यानी कि राम का ये शब्द लिखा जाने लगा था। इस प्रकार 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी भाषा अपने अस्तित्व में पूर्ण रूप से आ गई थी। यानी कि हिंदी को हम समझ सकते थे कि अब अपभ्रंश के साथ साथ हिंदी का भी अपना एक अस्तित्व हो गया है। इसके बाद उसका धीरे धीरे विकास होता गया। अध्ययन की सुविधा से इस विकास को हम 3 कालों में बांट सकते हैं। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1015 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक। आदिकाल में किस तरह से विकास हिंदी का हुआ, इसे समझ लेते हैं। क्योंकि ये हिंदी का आरंभिक काल था, इसलिए इस पर अपभ्रंश का बहुत प्रभाव था। लेकिन हिंदी अपनी विभिन्न उपभाषाओं से रूप ग्रहण करके धीरे धीरे स्वतंत्र विकास की ओर अग्रसर हो रही थी। इसलिए इस काल की हिंदी में विभिन्न बोलियों के रूपों का सम्मिश्रण मिलता है। हिंदी के उस समय जो प्रवृत्ति थी वो तद्भव शब्दों को ग्रहण करने की ओर अधिक थी। लेकिन तद्भव शब्दों के साथ साथ अनेक विदेशी शब्द भी इसके शब्द भंडार की वृद्धि कर रहे थे। देशज शब्दों की संख्या भी कम नहीं थी, यानी कि देशज शब्दों को ग्रहण करके भी हिंदी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, यानी कि अपना धीरे धीरे विकास कर रही थी। इस काल की भाषा में मुख्य रूप से जो अभी बात हमने की कि अनेक जो बोलियां थी उनके रूप इसमें मिश्रित थे। तो कौन कौन सी बोलियां थी? डिंगल, मैथिली, ब्रिज, खड़ी बोली, पंजाबी, अवधी, दक्षिणी, इन सभी बोलियों का इसमें सम्मिश्रण था। इस काल की हिंदी के साहित्यकारों में गोरखनाथ, चंद बरदाई, नरपति नाल, विद्यापति, अमीर खुसरो, ख्वाजा बंदा नेवाज, शाह मीरा जी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।
और इनकी हिंदी अपभ्रंश के बहुत निकट है। यानी कि उस हिंदी को आप इतने अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, या जो हिंदी अब है हमारी विकसित होकर जो रूप है, तब इसके निकट कम और अपभ्रंश के निकट अधिक था। जैसे अपभ्रंश में संयुक्त स्वरों का अभाव था, वैसे इस काल की हिंदी में भी संयुक्त स्वरों का अभाव दिखाई देता है। संयुक्त स्वर मतलब जो हमारी हिंदी में अब क्ष, त्र, ज्ञ हैं, ये उस समय नहीं थे। और सॉरी, ये जो मैंने बताया ये संयुक्त वर्ण है, उस टाइम जो संयुक्त स्वर थे वो यही थे कि जैसे अ और उ को बनाकर ओ हो जाता है, अ और ई को बनाकर ए हो जाता है, तो उस समय ये नहीं थे। जैसे अभी हमने थोड़ी सी देर पहले बात की थी कि उस समय ए का लिपि चिन्ह था ही नहीं, और ए का लिपि चिन्ह इसलिए नहीं था क्योंकि ए संयुक्त स्वर है अ, यानी अ से अनार और ई से इमली, इन दोनों का संयुक्त स्वर ए है। इसी तरह से एक संयुक्त स्वर ओ, और ओ कौन कौन से दो स्वरों को मिलकर बनता है, अ से अनार, और उ से उल्लू, इन दोनों को मिलाकर ओ बनता है। तो ये संयुक्त स्वर उस समय नहीं थे। और जो इनका उच्चारण था, वो तो था, लिपि चिन्ह नहीं थे, और इसको ह्रस्व स्वर यानी कि छोटी मात्रा माना जाता था, जबकि अब हम ओ को और ए को दोनों को दीर्घ स्वर मानते हैं। साथ ही तद्भव देशज और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग पर्याप्त मात्रा में आदिकाल में मिलता है। जब आदिकाल की हिंदी को हम देखते हैं कि कितना विकास आदिकाल में हुआ था। इसके बाद आते हैं मध्यकाल में। इस काल में आते आते हिंदी के रूप में निखार आने लगा था, यानी कि उसका विकास इतना हो गया था कि वो स्पष्ट हिंदी हमारी अ, काफ़ी विकसित हो चुकी थी। और इसका कारण था, एक और तो हिंदी की बोलियां विकसित होने लगी थी और उसमें स्वतंत्र रूप से साहित्य की रचना होने लगी थी। दूसरी ओर हिंदी से अपभ्रंश का प्रभाव नष्ट होने लगा था और हिंदी अपने अपने बनाए हुए अपने निर्मित पथ पर स्वयं अग्रसर होने लगी थी, यानी स्वतः आगे बढ़ रही थी। इस समय का, ख, ग, ज़, फ आदि विदेशी ध्वनियाँ हिंदी के व्यंजनों में सम्मिलित हो गई थी। यानी कि जो हमारा हिंदी वाले हैं उनमें क, ख, ग, ज और फ, इनमें ये नुक्ते नहीं लगे होते थे और इनका उच्चारण भी नहीं होता था। जब यहाँ उर्दू बोली जाने लगी तो उससे हमारे इसमें नुक्ते वाली ये कुछ व्यंजन आ गए। क, ख, ग, ज़ और फ, ये उनका उच्चारण होता है जिसमें नुक्ते लगे होते हैं। और बहुत से केवल व्यंजन नहीं, इन व्यंजनों के साथ साथ अरबी फारसी के भी शब्द खुलकर प्रयोग हो रहे थे उस समय, और ये सभी विदेशी शब्द हिंदी के ढांचे में ढलकर प्रकृति के अनुकूल बोले और लिखे जाने लगे थे। जैसे कि जो नुक्ते वाली है उसको बिना नुक्ते के भी जब हम बोलते हैं तो वो मान्य हो जाती है। जैसे कागज़, तो हम उसको कागज भी बोल दें, हिंदी की ध्वनियों में बोल देते हैं, तब भी वो मान्य हो जाती है। इस समय हिंदी में अधिकाधिक धार्मिक साहित्य लिखा गया है, यानी कि जब हिंदी का जो हम मध्यकाल विकास मान रहे हैं, हिंदी भाषा का विकास मध्यकाल में किस तरह से हुआ था, तो हम देखते हैं कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक साहित्य लिखा गया। और जब धार्मिक साहित्य लिखा गया तो इसमें हिंदी के तद्भव और देशज शब्दों की अपेक्षा तत्सम शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होने लगा था। और अपभ्रंश के शब्द जिस तरह से पहले आदिकाल की जो हिंदी थी हमारी उसमें अपभ्रंश के शब्द ज़्यादा थे, तो अब संस्कृत भाषा के शब्द ज़्यादा आने लगे थे, यानी कि हिंदी हमारी संस्कृत से प्रभावित होने लगी थी। विद्वानों का विचार है कि इसी काल में लगभग 3500 3500 फारसी शब्द, 2500 यानी 2500 अरबी शब्द और लगभग 100 शब्द तुर्की के और कुछ पुर्तगाली के, कुछ फ्रांसीसी और डच आदि के शब्द भी हिंदी में आए। इस काल में हिंदी की ब्रज एवं अवधि बोलियों में अधिक साहित्य रचा गया। जैसा आप देखते हैं कि हमारे मध्यकालीन जो हिंदी साहित्य का है उसमें भक्ति साहित्य ही है, और इस काल के साहित्यकार में कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, केशव, बिहारी, भूषण, देव, घनानंद, बुरहानुद्दीन, नुसरती, कुली कुतुब शाह, बजई वली प्रमुख हैं।
वैसे तब मैथिली, दक्षिणी हिंदी, उर्दू, डिंगल भाषा आदि में भी साहित्य रचा जा रहा था, लेकिन मुख्य बोलियां जो थी वो अवधी और ब्रिज भाषा ही थी, जिसमें भक्ति साहित्य लिखा जा रहा था। अब आते हैं हम आधुनिक काल में। आधुनिक काल में आकर हिंदी पूरी तरह से विकसित हो गई थी। अब वो पद्य के लिए भी अधिक उपयुक्त होती जा रही थी, और उसमें अब तक जो था उसमें पद्य नहीं लिखा गया था, सॉरी, पद्य ही लिखा गया था, गद्य बहुत कम लिखा गया था, लेकिन अब इसमें पद्य लिखा जाने लगा था। और जो इसकी बोलियां हैं उनमें भी पर्याप्त मात्रा में साहित्य लिखा जाने लगा, और ये बोली इतनी विकसित हो गई कि जो एक पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, खड़ी बोली, जो कोरवी से विकसित हुई। वैसे उसकी जो बोली है वो कोरवी है, लेकिन जब उसका थोड़ा साहित्यिक रूप निखरा तो उसको खड़ी बोली बोला जाने लगा, और अब वो खड़ी बोली बोली ना रहकर उपभाषा के पद पर आसीन हो गई, और फिर धीरे धीरे वो मुख्य भाषा पर आ गई थी। यानी कि जो बोलियां थी वो इतनी विकसित हो गई कि वो बोलियां ना रहकर उपभाषा के रूप पर आसीन हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने अभी बताई कि इस काल में हिंदी की एक बोली, खड़ी बोली, जिसका विकास कोरवी बोली से हुआ था, इतनी अधिक विकसित हुई, उसने इतना अधिक विकास किया कि जो बोली पहले मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि जिलों की केवल बोलचाल की ही बोली थी, अब वो उपभाषा बनकर सबसे पहले पद्य और गद्य की एक समृद्ध भाषा बनी, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द पर्याप्त मात्रा में आ गए, और इनमें अरबी, फारसी के साथ साथ अंग्रेजी के शब्द भी प्रचुर मात्रा में अपना लिए गए। इस प्रकार कुछ ही वर्षों में खड़ी बोली ने एक परिनिष्ठित हिंदी का रूप धारण कर लिया, जिसमें से पुराने तद्भव और देशज शब्द निकल गए और नए नए पारिभाषिक शब्दों को इसमें अपना लिया गया, और इन पारिभाषिक शब्दों को अपनाकर ये ज्ञान विज्ञान के लिए अत्यंत समर्थ, सक्षम, सशक्त भाषा बन गई। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं खड़ी बोली की, या जो अब हमारी हिंदी भाषा का नाम जिसको दिया जाता है, जिसको विदेशों में हिंदी भाषा खड़ी बोली के नाम, खड़ी बोली को ही हिंदी भाषा के रूप में जाना जाता है, इतना विकास कर चुकी है। अब क्या है कि परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग भारत के कार्यालयों, कॉलेजों, कचहरियों आदियों में बड़ी सरलता से होता है। और कौन सी है परिनिष्ठित हिंदी? खड़ी बोली। यानी कि पहले ये एक बोली थी कोरवी, फिर इसने धीरे धीरे विकास किया, इसका नाम खड़ी बोली हो गया, और अब ये खड़ी बोली ही हिंदी भाषा के पर्याय के रूप में स्वीकृत हो गई है। इसी में राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है, और यही सार्वजनिक भाषण की भाषा बनी हुई है। इसी भाषा को, खड़ी बोली को, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया है। इसी में भारत सरकार की राजआज्ञाएं प्रकाशित होती हैं, और इसी भाषा को विदेशों में भारत की हिंदी माना जाता है। इसी में भारत की समुन्नत पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, और इसी भाषा में अत्यधिक समुन्नत यानी श्रेष्ठ साहित्य की रचना हो रही है। इसी हिंदी का सर्वोत्कृष्ट यानी कि सबसे अच्छा गद्य साहित्य, उपन्यास, कहानी, आलोचना, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक, एकांकी आदि लिखा जा रहा है, और यही आजकल अधिकांश हिंदी कवियों की काव्य भाषा है। इसी परिनिष्ठित भाषा में अब जनसाधारण के अंतर्गत पत्र व्यवहार होता है, और इसी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। उर्दू को भी अब इस भाषा की यानी इसी हिंदी की एक शैली विशेष माना जाता है। इसके साथ ही इसमें संस्कृत के सभी स्वर और सभी व्यंजनों का प्रयोग होता है, और डा, ढा, का, ख, गा, ज, फा व्यंजनों का भी पर्याप्त प्रयोग होता है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें डा और ढा ये दो रूपों में होते हैं, एक वो जिसमें नुक्ता नहीं होता है नीचे, और एक वो जिसमें नुक्ता होता है। जिसमें नुक्ता नहीं होता है उसका उच्चारण अलग होता है, वो जीभ की अग्रभाग से होता है, जैसे दलिया, ढक्कन। लेकिन अगर हम इस पर
नुक्ता लगा देते हैं, तो इसका उच्चारण जीभ की जिह्वा मूल से यानी कि जीभ के पीछे जड़ वाले भाग से होने लगता है, जैसे लड़ाई, पढ़ाई आदि। ऐसे ही का, ख, ग, ज़, फ इनका भी उच्चारण अगर नुक्ते के बिना होता है तो वो हिंदी की हमारी ध्वनियाँ थी, लेकिन अब ये ध्वनियाँ जो विदेशी ध्वनियाँ हैं इनका उच्चारण थोड़ा अलग होता है, जैसे मैंने अभी उच्चारण करके दिखाया आपको। साथ ही हिंदी में जो पहले नहीं था, अ की ध्वनि का भी चिन्ह आ गया है, जैसे डॉक्टर। तो पहले हम अब इसको डॉक्टर भी नहीं लिख सकते हैं, डॉक्टर भी नहीं लिख सकते हैं, तो इसमें एक अलग से लिपि चिन्ह बन गया है अ। मैंने जो इसमें लिखकर आपको दिखाया है, तो इनका प्रयोग भी अब होने लगा है। तीसरी एक विशेषता ये स, श और श इन तीनों ध्वनियों को हिंदी में अपना लिया गया है, लेकिन जो श होता है इसका यहाँ भी श की तरह उच्चारण होता है, श शिलजम की तरह। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां कितनी हैं, इसका थोड़ा सा विवरण मैं दे देती हूँ। सबसे पहला पश्चिमी हिंदी उपभाषा, इसका विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। इसकी 6 बोलियां हैं। बांगरू या हरियाणवी, यानी इसको हम बांगरू भी कह सकते हैं और हरियाणवी भी कह सकते हैं, हरियाणा में बोली जाती है। कोरवी, जिसका विकसित रूप खड़ी बोली है, जिसको अभी हम बात कर रहे थे कि विदेशों में इसी को हिंदी बोला जाता है और इसी को राजभाषा घोषित किया गया है संविधान में। ये जो बोली बोली जा रही थी, ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली थी। ब्रिजभाषा, ये समझ सकते हैं कि मथुरा, अलीगढ़ के में ब्रिजभाषा बोली जाती है। बुंदेली, बुंदेलखंड में बोली जाती है। कन्नौजी, कन्नौज में बोली जाती है। और निमाड़ी, ये मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में बोली जाती है। और दूसरी उपभाषा है राजस्थानी उपभाषा। ये भी शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। इसकी 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, जयपुरी हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी और मालवी। पहाड़ी हिंदी उपभाषा, तीसरी जो हमारी इसकी उपभाषा है वो पहाड़ी हिंदी है। इसका जो विकास हुआ वो खस अपभ्रंश से हुआ। इसकी 2 बोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। चौथी उपभाषा है पूर्वी हिंदी, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। इसकी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 5वीं है हमारी बिहारी उपभाषा। इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। इसकी 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो ये मैंने संक्षेप में विवरण इसका दिया। और इसकी एक मुख्य बात यह है कि जितना भी हमारा हिंदी क्षेत्र है, इसको केवल 2 भागों में विभक्त किया गया है, पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र और पूर्वी हिंदी का क्षेत्र। हालांकि उपभाषाएं 5 हैं, लेकिन इसको अगर क्षेत्रों में विभाजित करें तो केवल 2 ही विभाग हैं, 2 ही इसके खंड हैं, पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र और पूर्वी हिंदी का क्षेत्र। पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेवाती और अहिरवाटी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण हरियाणा प्रदेश और दिल्ली और पूर्वी राजस्थान तक फैला हुआ है। भाषा की दृष्टि से पश्चिम में राजस्थानी और पंजाबी से लेकर पूर्व में बघेली और अवधी की सीमा तक और उत्तर में पहाड़ी भाषाओं से लेकर दक्षिणी में मराठी भाषा की सीमा तक पश्चिमी हिंदी का ही प्रदेश है। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, बघेलखंड, छोटा नागपुर तथा मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। भाषा की दृष्टि से पूर्वी हिंदी की सीमाएं हैं, इसके पूर्व में बिहारी भाषा, पश्चिम में पश्चिमी हिंदी, उत्तर में पहाड़ी भाषाएं और दक्षिण में उड़िया भाषा बोली जाती है। संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की बोलियों का जो परिचय है वो कुछ इस प्रकार दिया जा सकता है। जैसे पश्चिमी खंड में कौन कौन सी आती है? 3 उपभाषाएं आती हैं। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, जिसकी 6 बोलियां हैं, पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता दे रही हूँ। बांगरू या हरियाणवी, कोरवी, ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और निमाड़ी। याद रखिए कि कोरवी एक बोली थी जिसको अब खड़ी बोली नाम दे दिया गया और खड़ी बोली को हिंदी का पर्यायवाची माना जाता है, यानी हिंदी या खड़ी बोली एक ही चीज है। पश्चिमी खंड में जो हिंदी का पश्चिमी खंड है उसमें दूसरी उपभाषा राजस्थानी है, जिसकी 4 बोलियां मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी।
पश्चिमी खंड में तीसरी जो भाषा है वो पहाड़ी हिंदी है। इसकी 2 बोलियाँ हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। इसी प्रकार हिंदी के पूर्व खंड में पहली पूर्वी हिंदी उपभाषा आती है जिसकी 3 बोलियाँ हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। दूसरी बिहारी हिंदी उपभाषा आती है जिसकी भी 3 बोलियाँ हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। इस प्रकार हिंदी क्षेत्र में 5 उपभाषाओं की 18 बोलियाँ प्रचलित हैं, लेकिन इसमें से केवल 9 बोलियाँ ही प्रमुख हैं। कौन-कौन सी हैं? बांगरू या हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी। धन्यवाद।